हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग अपने चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 12 तक। देखो लेक्चर नंबर 12 में हमने न्यूमेरिकल किए थे, इस चैप्टर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज बच्चों इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन सेल पर बेस्ड। और देखो मैंने आपको जब हम लोग थ्योरी कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा भी था कि सेल की चाहे सेल पे बेस्ड थ्योरी या सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, है ना। लगभग हर ईयर में सेल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे न कैसे पूछे जाते हैं, चाहे सेल की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल पे बेस्ड क्वेश्चन आए। और अगर आप जेई और नीट वगैरह का पेपर देखोगे, ठीक है, तो सेल पे बेस्ड क्वेश्चन उधर भी लगभग हर ईयर में पूछे जाते हैं, चाहे जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो। और अगर आप ट्वेल्थ के बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके जेई और नीट में भी आते हैं बच्चों। ठीक है, तो सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो एक बात बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल से पहले उस टॉपिक की थ्योरी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो हमने सेल की थ्योरी पढ़ी थी बच्चों, सेल के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी थी कि सेल की ईएमएफ क्या होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, सेल की इंटर रेजिस्टेंस क्या होती है, और उनके बीच में हमने डिफरेंट रिलेशंस पढ़ी थी, और लास्ट में मैंने आपको ग्राफ वगैरह ही बताए थे। ठीक बच्चों, तो एक बार सेल के न्यूमेरिकल से पहले सेल की थ्योरी अच्छे से देखिए, तो पीछे के लेक्चर चेक करिएगा बच्चों, जहां पर हमारा सेल का लेक्चर चल रहा होगा, तो उस लेक्चर को अच्छे से पहले देखो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी बच्चों से न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे। चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन में चल रहे हैं जो सेल पर बेस्ड है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बेसिक पर बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम उसमें 5 मिनट के लिए करंट फ्लो करना चाहते हैं, और वो करंट कितनी फ्लो करना चाहते हैं हम, 3 एम्पियर। ठीक है ना, कहते हैं 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। और अगर मैं किसी सर्किट में 5 मिनट के लिए 3 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहता हूं, मैं करंट को मेंटेन करने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, 900 जूल वर्क रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अच्छा ये वर्क करेगा कौन भाई, किसी भी सर्किट में करंट मेंटेन कौन करता है बच्चों, बैटरी या सेल। थ्योरी में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि बैटरी या सेल वो सोर्स होता है जो सर्किट में करंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये करंट मेंटेन कौन कर रहा होगा, कोई बैटरी होगी कोई सेल होगी, जिसे एक्सटर्नल सोर्स हम लोग कहते हैं। तो आपसे बोल रहे हैं देखिए फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। ठीक है, तो आप इसको पहले लैंग्वेज समझ लिए। तो क्या किया हमने, एक सर्किट बनाया बच्चों, और उस सर्किट में हम 3 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहते हैं, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 3 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहते हैं। और हमको पता है कि ऐसा करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड है, 900 जूल वर्क रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और ये वर्क करेगा कौन बेसिकली, ठीक है, ये वर्क हमारी बैटरी या सेल करेगा। तो कहता है बताइए हमको कितने वोल्ट है का सेल, या उस सेल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी ईएमएफ कितनी होगी। ठीक है, या कितने वोल्ट का सेल हमको रिक्वायर्ड होगा। तो पहले मैं डेटा लिख देता हूं बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे अभी समझते हैं, पहले मैं डेटा लिखता हूं बच्चों। तो क्या क्या गिवन है हमको, कितनी करंट रिक्वायर्ड है सर्किट में, 3 एम्पियर, और एक करंट अब कितने टाइम के लिए फॉलो करना चाहते हैं बच्चों, 5 मिनट्स। आप मिनट को सेकंड में बदल लीजिएगा, ठीक है ना, हम लोग एसआई में लिखेंगे हर डेटा को, तो इट इज 300 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो हमने मिनट को सेकंड में बदल लिया। ठीक है, तो 300 सेकेंड, और इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा करंट को मेंटेन करने के लिए, 900 जूल। और ये वर्क करेगा कौन, एक बैटरी करेगी, तो उस बैटरी की ईएमएफ पूछ रहे हैं जो हमारे लिए इतना वर्क करेगी। तो ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने थ्योरी में जब हमने सेल की ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखो सेल की ईएमएफ के डिफरेंट वे, मैंने आपको सेल की ईएमएफ को डिफाइन करने के डिफरेंट वे बताए थे। ठीक है, तो एक बेसिक सा हमने सेल का एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया थी, किसी भी क्लोज सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, या किसी भी क्लोज सर्किट में यूनिट करंट को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को उस सेल की क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ इज आल्सो डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन इन मेंटेनिंग अ यूनिट चार्ज इन अ सर्किट। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम सेल की ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगा लीजिए बच्चों, बहुत बेसिक सा आपने कहा, इसीलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। तो ईएमएफ होता है कि एक सेल ने एक गिवन टाइम में कितना वर्क किया,
और उस गिवन टाइम में कितने चार्ज को सर्किट में क्या किया, फ्लो किया, या कितने चार्ज को सर्किट में मेंटेन किया। तो उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम सेल की ईएमएफ कहते हैं बच्चों। सेल की ईएमएफ को मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, आप थ्योरी चेक करिएगा तो हमने सेल की ईएमएफ को, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों समझा था। और सबसे पहले हमने यही बोला था कि ईएमएफ इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसी की हेल्प से हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव आगे मतलब है ना कैलकुलेट किया था, तो बाद में ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी आई थी। तो थ्योरी चेक करिए बच्चों उसके लिए। तो ठीक है, वर्क क्वेश्चन में गिवन है और Q इज इक्वल टू आई टी होता है बच्चों, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो। Q इज इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू टी, क्योंकि हमें चार्ज नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, करंट एंड टाइम, तो हमने Q को ब्रेक करके आई टी लिख दिया बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। वर्क डन कितना है हमारे पास, 900 जूल, ठीक है ना, वर्क रिक्वायर्ड 900 जूल है, और करंट कितनी चाहिए हमको सर्किट में, 3 एम्पियर, एंड इट इज फॉर हाउ मच टाइम, 300 सेकेंड के लिए करंट हमें मेंटेन करनी है। ठीक है बच्चों, समझ रहे, देखिए टाइम को मैंने सेकंड में बदल लिया था, 5 मिनट बोला था मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया बस। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो 1 कितना वोल्ट, ठीक है, नीचे भी 900 ऊपर भी 900, सो इट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो ठीक है, आपको एक सेल या बैटरी चाहिए होगी कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी चाहिए होगी इस सर्किट को क्या करने के लिए, इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिए बच्चों, ईएमएफ इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मेंटेनिंग अ यूनिट चार्ज इन अ क्लोज सर्किट नोन एज ईएमएफ। ठीक है, इसको नोट कर लिया। तो हमने पहला बेसिक सा क्वेश्चन किया बच्चों, तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करो बच्चों, और बाद में नोट किया करो, तो आप इसे नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, नोट कर लिया करो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब मैं स्क्रीन से पीछे हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट लिया करो और उसको बाद में नोट किया करो। अभी समझने का वर्क करो बच्चों, बाद में इसको स्क्रीनशॉट को नोट किया करो स्क्रीनशॉट की हेल्प से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका डायग्राम भी आपको बच्चों दिख रहा है साइड में, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन द सर्किट शोन इन फिगर, तो आपको फिगर में एक सर्किट दिख रहा है, द वोल्ट मीटर रीड्स 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एक सेल है, ठीक है ना, इस सेल के टर्मिनल के क्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है बच्चों। ठीक है, बोल रहे हैं द वोल्ट मीटर रीड्स 1.5 वोल्ट व्हेन द की इज ओपन, जब ये की ओपन है तो उस टाइम वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है बच्चों, 1.5 वोल्ट रीड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कहता है व्हेन द की इज क्लोज द वोल्ट मीटर रीड्स 1.35 वोल्ट, और जब हम इस की को क्लोज कर देते हैं या प्रेस कर देते हैं की को, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, ड्रॉप होकर 1.35 वोल्ट हो जाती है। एंड अमीटर रीड्स, और जब की को प्रेस करोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और जब सर्किट क्लोज होगा तो क्लोज सर्किट में करंट भी फ्लो करेगी, और वो करंट किससे फ्लो करेगी बच्चों, अमीटर से। तो जब की ओपन होगी तो सर्किट ओपन होगा, एमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, अमीटर कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा होगा। जब आपने की को प्रेस किया होगा तो सर्किट क्लोज हो गया होगा, तो सर्किट में करंट फ्लो की होगी, और वही करंट किससे पास हो रही है, अमीटर से। तो फिर अमीटर भी एक्टिव हो गया जब उससे करंट पास हुई, तो अमीटर कितना दिखा रहा है, 1.5 वोल्ट। और अमीटर क्या मेजर, देखो सब चीजें सीरीज में है, ठीक है, तो अमीटर कौन से करंट मेजर कर रहा होगा, टोटल करंट इन दिस सर्किट मेजर कर रहा होगा, दैट इज हाउ मच, 1.5 एम्पियर। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये आपको सेल दिख रहा है, आपने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है, और आपने सेल की क्या बतानी है, ईएमएफ बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों। देखो ये सब आपकी डिपेंड करता है आप कितनी थ्योरी जानते हो बच्चों ना। ठीक है, अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से जानते हो तो हर छोटे छोटे पॉइंट का मतलब समझते हो बच्चों, ठीक है ना। और थ्योरी अच्छे से जानते हो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको याद होगा बच्चों, देखो ईएमएफ वाला लेक्चर आप चेक करना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में इतना थ्योरी बताना पॉसिबल नहीं है ना, हम मेन मेन पॉइंट बता देते हैं। अगर आपने अच्छे से थ्योरी समझनी तो उसके लिए थियोरेटिकल लेक्चर चेक करिए। ठीक है, हम थ्योरी से ही हमेशा न्यूमेरिकल में आ रहे हैं, ऐसे इनके डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा रहे हैं बच्चों। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, हमने देखो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल में डिफरेंसेस भी पढ़े थे बच्चों, मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी डिफरेंसेस बताए होंगे। तो कहते हैं कि जब कोई सेल ओपन टर्मिनल, सॉरी, जब कोई सेल किसी ओपन सर्किट में होता है, या जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होती, तो सेल के दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ईएमएफ कहते हैं।
तो ओपन सेल में सेल के दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हो तो सेल से कुछ करंट पास होती है, ठीक है, तो ईएमएफ ड्रॉप हो जाती है बच्चों। और ईएमएफ ड्रॉप होकर क्या बन जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। मींस ओपन सर्किट में सेल के दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईएमएफ कहते हैं। और उसी क्लोज सर्किट में उसी सेल के दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो यही बात है। और देखो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बच्चों, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो ये जो वोल्ट मीटर है आपने सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस ही लगा रखा है, तो ये वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा होगा, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा, है ना। ओपन में भी मेजर कर रहा है और क्लोज में भी मेजर कर रहा है। जैसे इसने क्या बोला देखो बच्चों, इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीड्स 1.5 वोल्ट व्हेन द की इज ओपन। तो जब आपने की को ओपन किया है तो सेल में कोई भी या इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। और जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है तो उसके दो टर्मिनल के बीच के डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। और वो ईएमएफ कौन मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। तो ओपन सर्किट में जो वोल्ट मीटर दिखा रहे हैं, मतलब ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, ईएमएफ है। और क्लोज सर्किट में इसी वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या बोलेंगे, टर्मिनल। ठीक बच्चों, तो पहले इसने ईएमएफ दिया आपको 1.5 वोल्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। फिर आगे बोला है when the key is closed the voltmeter reads 1.35 वोल्ट। तो मैंने कहा कि जब आप की को प्रेस करोगे तो सेल से करंट फ्लो करेगी और ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आईआर के बराबर एनर्जी लॉस हो जाएगा और ईएमएफ घटकर टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब जो वोल्टमीटर क्लोज सर्किट में दिखा रहा है बच्चों, वो क्या दिखा रहा है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल जो है 1.35 वोल्ट। ठीक है, तो सेल की ईएमएफ 1.5 वोल्ट और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट। और जो अमीटर दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है बच्चों, करंट इन द सर्किट दिखा रहा है, दिस इज 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो बहुत सा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली चीजों को बोल रहे हैं, तो वो है ना अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, थ्योरी अच्छे से पढ़िए। तो अमीटर करंट दिखा रहा है, ठीक है, बोल रहा है फाइंड द ईएमएफ। तो देखो ईएमएफ तो बच्चों क्वेश्चन में उसने खुद ही दे रखी है, बस आपको पता होना चाहिए ईएमएफ का मतलब क्या है। तो एक तो आपसे ईएमएफ पूछ रहे हैं, ठीक हो गया, ईएमएफ तो क्वेश्चन में 1.5 वोल्ट है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ईएमएफ तो क्वेश्चन में दे दिया, अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है सेल की ना। अब हमें निकालनी है आर, इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सर्किट चाहिए हमको, जिसको स्मॉल आर से, सॉरी सर्किट नहीं, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालनी है, सर्किट की नहीं होती, सॉरी। तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आप चेक करना थ्योरी में, है ना। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप सेल के नीचे से भी शो कर सकते हो, जैसे ना इसने नहीं बनाया, ऐसे आप चाहो तो ऐसे बना देते हैं। मैंने आपको बताया था सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो सेल के आगे से बना दो या सेल के नीचे से एक रेजिस्टेंस लगा दो। तो मैंने चलिए रेजिस्टेंस नीचे से लिख दी सर। तो आपसे सेल के क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बता दीजिए बस, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए बच्चों, आपको याद होगा हमने थ्योरी में एक रिलेशन पढ़ी थी, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल में एक रिलेशन पढ़ी थी, V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्योंकि जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग वही रिलेशन हमको सूट करती है बच्चों। देखो क्वेश्चन में E गिवन है, V गिवन है, I गिवन है, R चाहिए, और उस रिलेशन में ही चार लोग आते हैं, तो चार में से तीन लोग पता है, एक आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यूजिंग, तो हम उस रिलेशन को यूज कर रहे हैं बच्चों, यूजिंग एक रिलेशन हमने पढ़ी, V इज इक्वल टू E माइनस IR। कहते हैं ना ईएमएफ में से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको माइनस कर दे, ठीक है, तो क्या बचता है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल। ये पूरे रिलेशन में ड्राइव किए बच्चों, मैं अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पूरे रिलेशन में ड्राइव किए, आप थ्योरी में चेक करना। तो हो गया V इज इक्वल टू E माइनस IR, रिलेशन को हमने यूज किया बस, ठीक है। आपको क्या चाहिए बच्चों, स्मॉल r चाहिए, तो ऐसा करो इस IR को लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है, और V को राइट में ले जाओ, तो E माइनस V, तो स्मॉल r कितना रहेगा, E माइनस V बाई R, सॉरी I, बस, ठीक है, वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए। तो देखो सेल के क्वेश्चन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते बच्चों, आपको बस टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, इन टर्म के बारे में पता होना चाहिए। बाकी देखो ये सब क्वेश्चन ज्यादातर प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो देखो बेसिक बेसिस से क्वेश्चन नहीं आए हैं। बस क्या होता है कि बहुत से बच्चे थ्योरी नहीं जानने की वजह से लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो थ्योरी को पढ़िए।
चलिए वैल्यू लगा दीजिए बच्चों। ई कितना है 1.5 वोल्ट माइनस टर्मिनल 1.35, ठीक है। और करंट है बच्चों हमारी दिस इज ऑल्सो 1.5, ठीक है ना, करंट भी 1.5 ही है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, करंट 1.5 ही थी ना, 1.5 1.5, ठीक है 1.35, ठीक है। इसको माइनस कर लिए 1.5 में से 1.35, तो 0.15 हो जाएगा बच्चों ना, 50 में से 35 माइनस करेंगे 0.15 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1.5 है, ठीक है। तो 0.1 आ जाएगा बच्चों ना। 0.15 को 1.5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन भी कोई बहुत टफ है, ठीक है ना, सब कुछ आसान है, बस आपको थ्योरी आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल तभी आसान लगेंगे जब आप उनसे रिलेटेड थ्योरी जानते होगे बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है ना, 1.5 को हमने 1.5 से डिवाइड कर 0.1 एम्पियर आ गया, ठीक है। चलो इसको बच्चों नोट कर लो फिर, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, और तो कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस है, ऐसे भी बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ठीक। इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, एक डायग्राम दिया है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और डायग्राम भी देखते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं देखिए, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम, तो ये है वोल्ट मीटर, देखो बच्चों इसमें वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, एक्चुअली वोल्ट मीटर के अंदर एक कॉइल होती है, ठीक है। तो उस कॉइल की बेसिकली रेजिस्टेंस होती है, जैसा मीटर है, वोल्ट मीटर है, और आपके गैलोमीटर है। देखो अमीटर वोल्ट मीटर की के स्ट्रक्चर के बारे में तो हम नहीं पढ़ते हैं क्लास 12 में, लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म जो फोर्थ चैप्टर है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें एक मूविंग कॉइल गैलोमीटर पढ़ोगे बच्चों। तो उस मूविंग कॉइल गैलोमीटर में आप पढ़ोगे कॉइल क्या होता है, गैलोमीटर की एक रेजिस्टेंस होती है, कॉइल होती है गैलोमीटर के अंदर, और जैसा गैलोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है वैसी अमीटर के अंदर भी होती है, वैसी कॉइल वोल्ट मीटर के अंदर भी होती है, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली वो ये वोल्ट मीटर है, और इस वोल्ट मीटर के अंदर एक कॉइल है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 998 ओम है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर है ना। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल। ऊपर देखो आपको एक सेल दिया है, ये सेल की क्या है ईएमएफ है, और ये सेल की क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने भी आपको याद है जब थ्योरी बताई थी बच्चों, तो कहा था सेल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो सेल को ऐसे बॉक्स में लिखते हैं और उसके साथ उसकी रेजिस्टेंस लिखते हैं, या सेल के नीचे भी रेजिस्टेंस लिखते हैं कभी कभी, तो एक ही बात है। तो आप पहचानते हैं सेल, उसने लिखा भी है सेल, तो इसे इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलेंगे, इसे ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है। और इसने बोला भी है देखो, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटर रेजिस्टेंस 2 ओम। तो वो डायग्राम से ही पता लग रहा है, बोल भी रहे। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। भाई क्या होगा, अब आप कहोगे वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है, तो भाई वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट मीटर दिखाएगा, ठीक है। मैं देखो ना, इसकी वोल्ट मीटर की क्या है रेजिस्टेंस है, जब इस वोल्ट मीटर से करंट पास होगी, ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस से करंट पास होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप क्या करेगा वोल्ट मीटर मेजर करेगा। भाई जो उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही तो मेजर करेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए क्या चाहिए, वोल्ट मीटर से कितनी करंट पास हो रही है, देख रहे हैं ना करंट आपको, और उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो एक तो आपसे बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर दीजिए, ठीक है। फिर दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और फिर सेल के टर्मिनल के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, मतलब आपने पहले वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, फिर सेल के दो टर्मिनल, इन्हें टर्मिनल मान लीजिए बच्चों, ये हुए टर्मिनल ना, ये हुए सेल के टर्मिनल। तो सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे हैं, अच्छा। फिर एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग में परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं। इस परसेंटेज एरर का मतलब मैं बताता हूं बच्चों आपको, ठीक है। पहले मैं थोड़ा डेटा लिख देता हूं कि क्या क्या डेटा गिवन है, और हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं ना, थोड़ा डेटा लिख लेते हैं बच्चों। हमेशा डेटा लिख लिया करो बच्चों, नहीं तो बार बार क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा।
तो देखो एक तो हमें वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस गिवन है, इसे आर वी लिख दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ये कैपिटल आर तो हमने लिखा ही, वैसे कैपिटल आर भी लिख लोगे चलेगा, चलो मैंने आर वी लिख दिया, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर गिवन है। अच्छा सेल की ईएमएफ गिवन है बच्चों, वो डायग्राम में ही बोल दिखा रहे हैं और क्वेश्चन में बोल रहे हैं। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को आप स्मॉल आर से लिखा करो, दिस इज अगेन 2 ओम, ठीक है। अब एक तो आपसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी वोल्ट मीटर पूछ रहे हैं, अभी मैं परसेंटेज एरर की बात बाद में करूंगा बच्चों, पहले थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, आपको क्या चाहिए, इस वोल्ट मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा इस वोल्ट मीटर से देखो, इसने सर्किट में करंट आई दिखा रखी है, क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी, और वही करंट किससे पास हो रही होगी, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस गिवन है, आपको करंट चाहिए। तो एक तो आपने क्या करना है, करंट निकालनी है पहले, क्योंकि बिना करंट के आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बाकी आगे की बात मैं बाद में करूंगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, करंट की रिक्वायरमेंट है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, देखो पूरा सर्किट सीरीज में है बच्चों, कहीं में भी कोई कोई दूसरी ब्रांच तो नहीं है सर्किट में, तो पूरा सर्किट सीरीज में, तो इसे क्या बोलेंगे, टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा टोटल करंट के लिए क्या चाहिए, टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो अप्लाइड वोल्टेज थ्रू बैटरी है कितना, 2 वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, देखो इंटरनल एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल लो, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो, सीरीज में ये भी जितनी करंट एक्सटर्नल से पास होगी उतनी करंट इंटरनल से पास होगी, तो दे आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो बस, तो आप पहले टोटल करंट निकाल लो, फिर करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। बाकी दो बातें मैं बाद में करूंगा, तो पहले मैं निकाल रहा हूं करंट इन द सर्किट, है ना। तो आई, पहले आई कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। आप इसे सेल की ईएमएफ लिख दिया की बात है, मैंने 2 लिख दिया की बात है, या आप पहले ई लिख दो उसको, एक ही बात है। 2 अपॉन ये कितना है 998 प्लस कितना 2, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, ये 2 अपॉन कितना, सॉरी 1000 हो गया, मैंने 500 लिख दिया, 2 अपॉन कितना हो गया 1000 हो गया, तो 0.002 एम्पियर ना, बहुत स्मॉल करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, 0.002 एम्पियर। सो दिस इज द करंट इन द सर्किट, समझ रहे बच्चों, बस ठीक है। फिर तो इतनी करंट सर्किट में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, बस। अब ये करंट इस वोल्ट मीटर से पास हो रही है जिसकी रेजिस्टेंस 998 ओम है, तो बस इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो आपकी वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो इधर लिख देते हैं बच्चों, लेकिन देयरफॉर आपसे बोल रहे हैं ना क्या, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, अक्रॉस द टर्म, बोले ना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर इज, अक्रॉस द वोल्ट मीटर इज V मान लेते हैं इस पोटेंशियल ड्रॉप को, कितना रहेगा, करंट इनटू क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर जो गिवन है 998 ओम, ठीक है बच्चों। मैं इस रेजिस्टेंस को किनारे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ऐसे क्या हो ना, फिर वो आपको देखने में कहीं वो उसके साथ मिक्सअप हो जाए, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसके साथ आ रहा था ना। आई कितना है बच्चों, 0.002 इंटू कितना 998, ठीक है। देखिए डेसिमल आगे से 998 के आगे लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 8 जा 16 का 6 1, 2 9 जा 18 एंड 1 19 का 9, फिर आपका 1 9 से 18 एंड 1 19, 1.996 वोल्ट, ठीक बच्चों। तो वोल्ट मीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 1.996 वोल्ट। तो ये तो आ गया आपका वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप,
ठीक है बच्चों, 1.996 वोल्ट। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर। अच्छा, अब पढ़ते हैं, देखो आगे इसने बोला, पहले तो इसने बोला था फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द वोल्ट मीटर, या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, एक ही बात है। बोल रहा है दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अच्छा बच्चों, देखो ये जो वोल्ट मीटर है इस सेल के पैरेलल में लगा है। ये वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या है, एक तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जब वोल्ट मीटर से करंट पास हो रही है, और ये वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, इस सेल के दो, देखो ना ये वोल्ट मीटर सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस ही कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सेल के क्या कर रहा है, दो टर्मिनल के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप दिखा रहा है वही ड्रॉप किस में हो रहा है, सेल में भी हो रहा है। और सेल क्लोज है तो इसे क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलोगे, इसे सेल का टर्मिनल पोटेंशियल भी कह सकते हो, बोले ना, देखिए अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो यही वो पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो सेल के क्रॉस भी हो रहा है, क्योंकि ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ऐसे भी कह सकते हो, इसी को आप ये भी कह सकते हो ना, इसी के आगे से लिख दूं बच्चों, मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी क्या है, वोल्ट मीटर भी है, और वोल्ट मीटर इस सेल का पोटेंशियल भी मेजर कर रहा है, क्लोज सर्किट, इसे टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू ऐसे कह सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल भी है ये, उसी के आगे से लिख दिया बच्चों। ठीक है ना, तो 1.996 ये भी कह लो कि वोल्ट मीटर में ड्रॉप हो रहा है, या ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल भी है, क्योंकि वोल्ट मीटर इसीलिए लगाया हमने सेल का टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करने के लिए, तो उसी के आगे से मैंने लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखो, एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग में परसेंटेज एरर बतानी है। जैसे देखो बच्चों, अब आपको सेल की ईएमएफ दे रखी है, कितना, 2 वोल्ट। देखो सेल की ईएमएफ कितनी है, 2 वोल्ट है ना, और वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है, 1.996 वोल्ट। ठीक है, और दिखाना कितना चाहिए था इसको, 2 वोल्ट दिखाना चाहिए था, है ना। सेल मतलब इस वोल्ट मीटर के हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सेल की ईएमएफ मेजर करना चाह रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, देखो जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो तो वोल्ट मीटर सर्किट को क्या कर दे रहा है, क्लोज कर दे रहा है। जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे सेल के क्रॉस तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, सर्किट को क्लोज कर देगा, और वोल्ट सर्किट क्लोज होने की वजह से क्या होगा कि स्मॉल करंट सर्किट में क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी, जिससे जो एक्चुअल ईएमएफ है वो क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि ईएमएफ के लिए कंडीशन है कि सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए, है ना। जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है तो उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जब हम लोग वोल्ट मीटर जोड़ रहे हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर जोड़ने से सर्किट क्लोज हो जा रहा है, क्लोज सर्किट में स्मॉल करंट ड्रॉ हो जा रही है, जो आप देख ही रहे हो। तो क्या हो रहा है, एक्चुअल ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है, कि सेल से करंट पास हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब हम सेल की ईएमएफ मेजर करना चाह रहे थे, और वो ईएमएफ कितनी थी, 2 वोल्ट, लेकिन वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है 1.996। तो कह रहे हैं अभी आना चाहिए था 2 वोल्ट, आ कितना रहा है, 1.996 वोल्ट। ठीक है, और एरर के लिए आप जानते हो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, कितना वैल्यू में चेंज आया, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इंटू 100%। परसेंटेज चेंज हम बहुत जगह पीछे कर चुके हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे लिखेंगे 9, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर in the reading of voltmeter, in the reading of voltmeter is percentage error in the reading of voltmeter is equal to, तो क्या निकालेंगे, लॉस, लॉस मतलब एक्चुअल माइनस मेजर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100%। कहते हैं ना कभी भी परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों हमको, कि कितना वैल्यू में चेंज आया, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इंटू 100%। तो ई कितना था बच्चों, 2,
और सेल सॉरी वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है, इसको 1.996 मेजर कर रहा है। तो 2 माइनस 1.996 ओवर 2 इंटू 100%। ठीक बच्चों, माइनस कर लो तो कितना रहेगा 0.004 बाई 2 इंटू 100। ठीक है, अब इसको और डिवाइड कर लो। ये 2 हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लो। चलो 0.002 इंटू 100 तो कितना आ गया बच्चों 0.2% है ना। तो इतना आपका क्या रहेगा, एरर आएगी 0.2% की एरर आएगी। ठीक है ना, समझ रहे। चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों जनरली। पहले शीट को नोट करो बच्चों, फिर सेकंड शीट को नोट कर लेना। ठीक बच्चों, सेकंड शीट को नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए इसका भी डायग्राम आपको दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। अच्छा ये भी समझ लो बच्चों, ये हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्या एडवांटेज होती है। इन्हें जैसे कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में बोले कि आइडियल वोल्ट मीटर, तो कहीं पर आइडियल वोल्ट मीटर बोले तो आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी मानते हैं बच्चों, और अगर आइडियल अमीटर बोले तो उसके रेजिस्टेंस को जीरो मानते हैं। उसका फायदा क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ना, देखो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का फायदा क्या होता है। देखो इसकी रेजिस्टेंस हाई थी, जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी उतनी करंट क्या होगी, कम होगी बच्चों। जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी उतनी करंट क्या होगी, कम होगी। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका जो लॉस है ड्यू टू करंट, क्योंकि ना जब ये करंट इंटर रेजिस्टेंस से पास होगी तो क्या आएगा, आपका सेल में ड्रॉप आ जाएगा। और अगर सेल में ड्रॉप ही ना आए, अगर सेल में ड्रॉप ही ना आए, जैसे कहते हैं ना कि ईएमएफ में जब ड्रॉप आता है तो वो टर्मिनल हो जाता है, और अगर क्या है मतलब इसमें ड्रॉप ही ना आए तो क्या होगा, ईएमएफ ईएमएफ रहेगी। ठीक है, तो जितना वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होगी उतना स्मॉल करंट सर्किट में फ्लो करेगा, और जितना करंट स्मॉल फ्लो करेगा सर्किट में उतना पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। तो हम नियर टू ईएमएफ रहेंगे। तो हम हमेशा चाहते हैं कि वोल्ट मीटर क्या करे, अगर देखो ना, अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लो ले लेंगे तो करंट बहुत हाई हो जाएगी, और करंट बहुत हाई हो गई तो ये फिर डिफरेंस क्या होगा, जो आपका अभी 0.02 का आ रहा था बहुत ज्यादा आ जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर एक्चुअल ईएमएफ तक आप कभी नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर क्या करे, एक्चुअली कहते हैं ना कि सेल की अगर एग्जैक्ट ईएमएफ आप मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए एक डिवाइस होती है पोटेंशियोमीटर। अब एक्चुअली पोटेंशियोमीटर वगैरह बस हट गया है ना, उसे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड कहते थे। एक्चुअली कहते हैं कि वोल्ट मीटर कभी भी सेल की एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता है। सेल की एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है। अब पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल से भी हट गया है, थ्योरी से भी हट गया है। ठीक है, तो अब पोटेंशियोमीटर के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बता सकते कि वो सिलेबस में अब नहीं है। पहले तो उसके प्रैक्टिकल भी थे, थ्योरी में था तो पढ़ाते थे हम लोग, अब नहीं है। तो एक्चुअली तो अगर आप वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर करना चाहते हो या नियर टू ईएमएफ मेजर करना चाहते हो तो कंडीशन है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस होने से करंट कम पास होगी, करंट कम पास होगी तो ड्रॉप आपका कम आएगा। तो इस क्वेश्चन में यही बात बोल रहे हैं बच्चों, देखो ना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। तो आपने क्या किया, जैसे पहले एक सेल लिया और सेल से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, और क्योंकि बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है, अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो हम मानते हैं कि वोल्ट मीटर ईएमएफ मेजर कर लेगा। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, 100%, 99.9% तक कर लेगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो इस डायग्राम में मान लो पहले ये नहीं था बच्चों, नीचे वाले पार्ट को आप मान लो कि नहीं था, खाली हमने क्या किया, पहले सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है ना, तो सेल कितना, सॉरी वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है, 2.2 वोल्ट दिखा रहा है। फिर बोल रहे हैं
व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब आपने क्या किया, अब इस सेल के क्रॉस क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दी, इसे लोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है बच्चों। आपने एक लोड डाल दिया सेल में 5 ओम का, इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तब द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट। और ठीक है बच्चों, जब क्या होगा, जब आप एक सेल में लोड डाल दोगे, ठीक है ना, तो इस लोड रेजिस्टेंस की वजह से सेल में करंट फ्लो कर जाएगी और सेल का ईएमएफ ड्रॉप होकर क्या बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल बन जाएगा। तो मींस पहले जो आपको दिया है 2.2 वोल्ट बिना लोड के ईएमएफ थी, और जब आपने लोड डाल दिया तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल हो गया 1.5 वोल्ट 1.8 वोल्ट। आपसे बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल बता दी, इस सेल की क्या बता दी, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने देखो पहले भी कहा कि सेल की क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, कैलकुलेशन कोई बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन सेल की थ्योरी आनी चाहिए बच्चों, क्लोज ओपन लोड और ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो विदाउट लोड ईएमएफ, विद लोड टर्मिनल पोटेंशियल। तो लोड लगाने से पहले जो वोल्ट मीटर दिखा रहा है वो सेल की ईएमएफ दिखा रहा है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है, ये आइडियल वोल्ट मीटर है, तो हम माने कि ईएमएफ मेजर कर ले रहे हैं। अच्छा, फिर आपने जब लोड डाल दिया तो अब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं बच्चों, 1.8 वोल्ट जो टर्मिनल के बराबर होगी। ठीक है ना, तो अब टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो गया, 1.8 वोल्ट। और जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाई, इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो है 5 ओम। ठीक है, आपसे बोल रहा है सेल की क्या बता दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों मेन है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से आ जाएगा, तो लैंग्वेज समझनी है बस। ठीक है, अब मुझे सेल की इंटर रेजिस्टेंस बतानी है, तो आपको याद होगा बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के। देखो डिफरेंट तरीके क्वेश्चन करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, है ना, लेकिन इंटर रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ई और वी पता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं लगा दे रहा हूँ, थ्योरी में चेक करना बच्चों, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यूजिंग कैसे आया था, पूरा फॉर्मूला को मैंने ड्राइव करके दिखाया था। तो एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ई बाई वी -1 इंटू कैपिटल आर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ईएमएफ टर्मिनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप सीधे निकाल सकते हो। नहीं तो और भी तरीके हैं, आप इसको, एक तरीका और है, आप V इक्वल टू ई माइनस आई आर वाले रिलेशन लगाओगे तो पहले आपको करंट चाहिए होगी, तो आपको पहले टोटल करंट इन द सर्किट निकालनी पड़ेगी, फिर आप V इक्वल टू ई माइनस आई आर से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां दो दो फॉर्मूले यूज होंगे, और ये फॉर्मूले आते हैं तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से आपका हो जाएगा, इसमें करंट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। बस वैल्यू लगा लीजिएगा बच्चों। ईएमएफ कितना है 2.2 ओवर टर्मिनल कितना है 1.8 माइनस 1 इंटू आर, और आर हमारा कितना है 5। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, क्या करोगे 1.8 एलसीएम कर लोगे तो 2.2 माइनस 1.8 कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ऊपर नीचे कितना आएगा 1.8 इंटू कितना 5। समझ बच्चों, देखो मैंने 1.8 एलसीएम किया तो 2.2 माइनस 1.8 कितना हो गया 0.4, नीचे 1.8 आ गया इंटू 5। ठीक है, बस तो 2 अपॉन 1.8 आ गया बच्चों ना, ये आ गया 2 ओवर 1.8। ये आप इसे 20 अपॉन 18 बोल लो, फिर आप 2 से काट दो तो 10 अपॉन 9 आ जाएगा ना बच्चों, देखो ना डेसिमल काट के ऊपर 20 बाई 18 आ जाएगा, 2 से काट देना 10 बाई 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 अपॉन 9, तो 1.11 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह का चेक कर लेना बच्चों, इतने आएगा 1.1 ओम, इतना आएगा नियरली। ठीक है, समझ रहे हैं 10 अपॉन 9 तो 1.1111 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज थी बच्चों, मेन लैंग्वेज को पकड़ना था, बाकी लैंग्वेज आप समझ के डेटा लिख लो, और फिर जो भी सूटेबल फॉर्मूला आपको लगता है वो फॉर्मूला लगा के आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, ये शायद 2016 या ऐसे कुछ ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट करिएगा बच्चों इसको। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, और आप बच्चों थ्योरी चेक करना, है ना, ऐसे ग्राफ हमने थ्योरी में भी डिस्कस किए थे, और भी ग्राफ हमने एक आई और आर के बीच में भी ग्राफ प्लॉट किया था।
ठीक है, जो ग्राफ कुछ इस टाइप से ऐसे ग्राफ था एक, सॉरी ऐसे बना रहा रफली, ऐसा हमने एक ग्राफ भी बनाया था बच्चों। इस ग्राफ पे बेस भी क्वेश्चन वगैरह आगे करेंगे, ऐसे ग्राफ भी बनाया था हमने। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह की थ्योरी चेक करिए बच्चों, ये सब ग्राफ हमने बनाए हैं थ्योरी में। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ग्राफ और देखो इन जनरल ग्राफ का डेटा ग्राफ में ही होता है बच्चों ना, अलग से कोई ऐसा डेटा नहीं होगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन में। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of a cell were measured against different currents। और बच्चों जानते ही हो, जब सर्किट क्लोज होता है तो क्लोज में ईएमएफ ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है V और I के बीच में, मतलब I को चेंज किया है और करंट चेंज होने से क्या चेंज होगा, टर्मिनल पोटेंशियल चेंज होगा। तो I एंड V के बीच में ग्राफ दिया है इसने। फिर बोल रहे हैं हाँ, a graph was drawn which was a straight line ABC as shown in the figure। और इस ग्राफ को इसने ABC ऐसे 3 पॉइंट मार्क किए, इस ग्राफ को ABC बोल रहे हैं बच्चा वो। as shown in the figure determine from the graph। अब आपने इस ग्राफ के हेल्प से, ये भी बच्चों प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने को भी आते हैं, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके लिए थ्योरी चेक करिएगा, हमने ग्राफ के बारे में जो भी पॉसिबल ग्राफ है हमने बनाए थे बच्चों, थ्योरी में सीखे थे, मतलब कैसे बनाते हैं। अब देखिए पहले ग्राफ से आपसे पूछ रहे हैं, क्या बता दीजिए, ग्राफ के हेल्प से ईएमएफ ऑफ दिस सेल पूछ रहे हैं, तो आपने सेल की ईएमएफ पता करनी है। भाई देखो ईएमएफ एक ही होती है और करंट चेंज होने से क्या चेंज होता है, टर्मिनल पोटेंशियल चेंज होता है, मैक्सिमम को ईएमएफ कहते हैं। तो आपसे सेल की ईएमएफ पूछ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, सेल से कितनी मैक्सिमम करंट है ना ले सकते हैं हम लोग, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो काफी कुछ डेटा, भाई देखो डेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला उसने, बोला है बच्चों नहीं, सब कुछ ग्राफ में गिवन है, जो भी आपके पास डेटा गिवन है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं, हमसे पूछ रहे हैं सेल की क्या बता दीजिए, ईएमएफ बता दीजिए। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले पार्ट में बोल रहे हैं सेल की क्या बता दीजिए बच्चों, ईएमएफ। ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं देखो इसको डायरेक्ट आप थियोरेटिकली भी बोल सकते हो बच्चों, या फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ईएमएफ क्या होता है, जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है तो उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। और देखो इस ग्राफ के हिसाब से देखो, ग्राफ में देखो, मैं चलो ग्राफ के ऊपर बता दूं क्या दिखा रहे हैं। देखो जब आपकी करंट जीरो है ना, ये करंट एक्सिस है, जब करंट जीरो है, इसने देखो इस पॉइंट को मार्क नहीं किया, लेकिन आप देख ही रहे हो 1.6 और 1.2 के बीच में 1.4 ही होगा। देखो 0.4 का डिफरेंस है, तो मिड में 0.2 का डिफरेंस होगा, तो ये 1.4 होगा। उसने मार्क नहीं किया तो इतनी छोटी सी बात है, 1.4 समझ रही हो। तो देखो जब करंट फ्लो नहीं कर रही है तब V की वैल्यू कितनी है, 1.4 है। फिर जब करंट क्या होगी, 0.04 हुई तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना हो गया, 1.2 हो गया। फिर करंट और हमने बढ़ाई 0.12 की, तो टर्मिनल और घट गया, 0.8 हो गया, है ना। ये ग्राफ मैंने बनाया था थ्योरी में बच्चों, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी लॉस बढ़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल घटते जाएगा, और जिस रेट से आप करंट बढ़ाओगे उसी रेट से क्या होगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज होगा बच्चों। मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लो वाले उससे बताया था, थ्योरी चेक करिएगा। फिर ऐसे क्या हो रहा है, हल्के हल्के हम देखो हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। और जब करंट 0.28 हुई तो क्या हो गया, फिर आपका V कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखो वैसे दिख ही रहा है बच्चों, देखिए जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो टर्मिनल की वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी कह सकते हो 1.4, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे भाई हम क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो भाई डायरेक्ट पता लग रहा है, लेकिन तब भी लिख देते हैं, कोई बच्चों को ऐसा लगे कि हमने V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर होता है बच्चों, रिलेशन है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर कब होगा, जब सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ठीक है, मैं आई को 0 पुट कर देता हूं। जब मैं आई को 0 पुट करूंगा बच्चों तो V कितना हो जाएगा, 1.4 वोल्ट। तो लिख देते हैं व्हेन इसी के नीचे लिख देते हैं, नेक्स्ट शीट में लिख लेंगे बच्चों, व्हेन I is equals to 0 देन, अगर मैं I को 0 पुट कर दूं तो EMF टर्मिनल के बराबर हो जाएगा, देन इस साइड लिख देता हूं बच्चों, देन EMF टर्मिनल के बराबर हो जाएगा।
और जब करंट 0 तो टर्मिनल की वैल्यू कितनी है 1.4 वोल्ट। तो आप ये डायरेक्ट भी कह सकते थे, चलिए हमने कहा कि किसी कोई बहुत से बच्चों को थ्योरी समझ नहीं आए तो न्यूमेरिकली समझ लीजिए, जैसा आप लिखना चाहें। तो ये आ गई बच्चों, और ये तो हम थ्योरी में भी कहते हैं, जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है तो उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। तो सेल की ईएमएफ है 1.4 वोल्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बच्चों, देखो ये बात तो आप समझ गए हो, इजी से है। सेकंड में बोल रहे हैं मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो सेल से कितनी मैक्सिमम करंट पास हुई या फाइनली कितनी करंट ऑब्टेन हुई। तो आप ये तो देखो ग्राफ में सीधे दिख रहे हैं बच्चों, नहीं है, देखिए मैक्सिमम करंट कितनी है, देखो करंट बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, देखो जब करंट मिनिमम थी तो टर्मिनल की वैल्यू मैक्सिमम थी, और जब करंट मैक्सिमम हुई तो टर्मिनल क्या हो गया, देखो जब करंट 0 तो वी मैक्सिमम, और जब आई मैक्सिमम हो तो वी क्या हो गया 0 हो गया। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो ग्राफ में गिवन है बच्चों, कितनी है 0.28। ठीक है, तो आई मैक्सिमम तो सीधा ही है, अब इसके लिए कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है बच्चों ना। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में इधर आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहे थे बच्चों, आई मैक्सिमम बता दीजिए, आई मैक्सिमम की वैल्यू बता दीजिए, और वो ग्राफ में डायरेक्ट दिख रही है ना बच्चों। तो आई मैक्सिमम ग्राफ से ही पता लग रहा है 0.28 एम्पियर। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है ना, ग्राफ में गिवन है 0.2 करंट एम्पियर में। ठीक है, चलिए तीसरे पार्ट में चलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सेल की क्या बता दी, इंटरनल रेजिस्टेंस बता दी। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बता दीजिए, मींस स्मॉल आर पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं बच्चों, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। कैसे, देखो देखिए फॉर्मूला है ये हमने यूज किया, देखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखो ईएमएफ आपको मिल गई है बच्चों, कितनी 1.4। अगर आपको V और R मिल जाए तो आई निकाल लोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे ना। देखो और बहुत सिंपल सी बात है, देखो आपके पास V और I की एक नहीं मल्टीपल वैल्यूज है। जैसे अगर आप ए पॉइंट पर देखो बच्चों, है ना, V की वैल्यू कितनी है 1.4 है और I कितना है 0.04। आप ए पॉइंट पर ये फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो यही फॉर्मूला, और यूनिफॉर्म चेंज है तो किसी पॉइंट पे लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। ऐसे बी पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। अगर बी पॉइंट पे जाओगे तो टर्मिनल है 0.8 और रेजिस्टेंस कितनी है, सॉरी करंट कितनी है आपका 0.12 है। तो आप ये फॉर्मूला ए पॉइंट पे लगा सकते हो, बी पॉइंट पे लगा सकते हो, सी पॉइंट पे लगा सकते हो, एंड पॉइंट्स पे भी लगा सकते हो बच्चा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, एट पॉइंट ए लगा देते हैं यूजिंग क्या, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट पर V को लगा देंगे 1.2, करंट को लगा देंगे 0.04, बाकी ईएमएफ आपको पता है तो हमारा आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, यूजिंग हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ए पॉइंट पे यूज करेंगे। आप किसी भी पॉइंट पे लगा लो, तो ए पे लगा दो, बी पे लगा दो, सी पे लगा दो, यूजिंग कितना V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर एट पॉइंट ए। तो मैंने ए पॉइंट को बोल दिया। ठीक है, तो ए पॉइंट पर चेक कर लो बच्चों, V कितना है 1.2 है, तो V हो गया 1.2 वोल्ट, EMF तो 1.4 है। ठीक है, माइनस I देख लो इस पॉइंट पर कितना है, सॉरी I 0.04, तो I हो गया 0.04 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, आर वाली टर्म को इधर ले जाओ, 1.2 को इधर ले जाओ बच्चों, तो आ जाएगा 0.04 आर इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1.2। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये माइनस करके आ जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा बच्चों 0.04। ठीक है, बात समझ रहे, देखो चेक कर लो, 0.2 हो गया, 0.04 हो गया। ऐसे कर सकते हो, देखो बेसिक तरीके से अगर करो, देखो इसके डेसिमल काटोगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, फिर 4, और इसका डेसिमल काटोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। मैंने ऐसे कर दिया, बहुत बेसिक जो छोटी क्लास में करते हैं, पॉइंट इधर से 2 पॉइंट काटो, ऊपर 100 कर दिया, इधर से पॉइंट काटा, नीचे कितना कर दिया बच्चों 10 कर दिया। ठीक है, बस
कितना हो गया, 5 ओम आ गया ना बच्चों, देखो 20/4 आ गया, तो कितना आ गया 5 ओम। मैंने बेसिक तरीके से कर दिया, बहुत छोटी क्लास में जो हम लोग करते थे। कोई बात नहीं बच्चों, अपना अपना तरीका है, जैसे करना चाहो वैसे कर लेना, कैलकुलेशन है। हम्म तो R इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारा 5 ओम, देखो ना 20/4। तो इंटर रेजिस्टेंस हो गई सेल की कितनी 5 ओम हो गई। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जो भी डेटा था बच्चों सब ग्राफ से ही हमने देखा, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ बच्चों में 5 ओम। ठीक है। हम्म तो देखो इसमें जो भी डेटा था, मैंने कहा क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं था, ग्राफ में डेटा था, बस आपको ग्राफ वगैरह का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ थ्योरी को चेक करो बच्चों, हमने सब कुछ थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है ना, तभी न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, दोनों शीट को, पहले शीट 1 को नोट कर लो इसकी, फिर शीट 2 को नोट कर लो बच्चों। ठीक बच्चों, तो देखो आपने सेल पे आज इतने क्वेश्चन किए बच्चों। ठीक है, काफी क्वेश्चन कर लिए सेल पे बेस, हमने 4 या 5 क्वेश्चन, 5 आई थिंक क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आज बच्चों की सेल के क्वेश्चन का पहला दिन था। ठीक है, तो फिर देखो पहले दिन में ना हमने इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, हमने कहा चार 5 ही क्वेश्चन लेते हैं कि आप पहले बेसिक बातें सीखो। ठीक है, अभी क्वेश्चन कुछ और सेल के अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आपको याद होगा हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल एक टॉपिक किया था, है ना, उस पे बेस भी क्वेश्चन है। तो अभी ग्रुपिंग ऑफ सेल के भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं बच्चों आपको। ठीक है, तो अभी हमें लगता है कि सेल के कुछ क्वेश्चन आपको अभी हमें और बताना चाहिए, तो अभी हम अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेंगे बच्चों, क्योंकि पहले मैंने कहा इतने क्वेश्चन अच्छे से समझो। ठीक है, इनसे पहले बेसिक बेसिक बातें सीखो, पहले थ्योरी पढ़ो सेल पे बेस, फिर न्यूमेरिकल करो। ठीक है, हम एक लेक्चर में इतने न्यूमेरिकल करा रहे हैं, मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी कहा था कि एक बार में इतने क्वेश्चन कर पाओ, ऐसे नहीं कि एक लेक्चर में बहुत बड़ा लेक्चर कर दे, बहुत से क्वेश्चन करा दें, है ना, उतने क्वेश्चन आपको भाई एक बार में समझना टफ होता है। ठीक है, तो पहले इतने क्वेश्चन करिए, इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन करिए हमने, अगले लेक्चर में सेल के कुछ और क्वेश्चन भी लेंगे। और अभी इसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बहुत होते हैं बच्चों। ठीक है ना, वैसे भी कहा जाता है कि फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल होते हैं, कोई मतलब न्यूमेरिकल की लिमिट्स नहीं है, मतलब आप न्यूमेरिकल करते करते थक जाओगे, न्यूमेरिकल खत्म नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो खैर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वगैरह करा रहे हैं तो अभी अगले लेक्चर में एक तो सेल पे बेस हम कुछ क्वेश्चन और लेंगे बच्चों, और फिर सेल के क्वेश्चन के बाद हमने कुछ क्वेश्चन, अभी आपको पता है कि हमने इसके बाद 3 टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल और हमने करने हैं अभी। इसके बाद आपको याद होगा एक टॉपिक हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, बोर्ड में पूछे जाते हैं, जेई नीट में भी पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था किरचॉफ लॉ, तो हमने किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं। और मैंने आपसे कहा था किरचॉफ लॉ की थ्योरी ज्यादा नहीं आती बच्चों, लॉ लिखने को नहीं आते, लेकिन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इस चैप्टर में मतलब थ्योरी से ज्यादा देखा है तो न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करने बच्चों इस चैप्टर में, है ना। तो ठीक है, अभी तो हमें लगता है कि एक दो लेक्चर और लगेंगे अभी न्यूमेरिकल करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल फिर, और ऐसा भी नहीं कि न्यूमेरिकल थोड़े लेंदी भी है, मतलब न्यूमेरिकल मेथड बेस्ड है, जैसे आगे भी किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के करोगे, तो थोड़ा सा मेथड बेस्ड होंगे, काफी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज इस लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, फिर सेल के कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे आज, पहले बेसिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज्यादा होने की वजह से, जैसे आपको लग रहा है लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं बच्चों, अब चैप्टर ही ऐसे, इनमें न्यूमेरिकल ही इतने, ऐसे नहीं कि मैं एक लेक्चर में न्यूमेरिकल सब करा दूं, ऐसा नहीं है, वो आप समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि टॉपिक भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बाद अगले लेक्चर में हम सोच रहे हैं सेल के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे भी सेल के, और फिर उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के भी क्वेश्चन एक दो स्टार्ट कर लेंगे बच्चों, मतलब अगले लेक्चर में हम इसके भी करेंगे और हीटिंग इफेक्ट पे बेस भी करेंगे। हीटिंग इफेक्ट में काफी क्वेश्चन है, उसके हमने फिर अगले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट किरचॉफ लॉ पे बेस क्वेश्चन करेंगे। अभी 2-3 लेक्चर और लग जाएंगे वहां, हमें लगता है रिमेनिंग अभी क्वेश्चन बचेंगे, अभी मुझे लगता है 20-30 क्वेश्चन अभी आपको और कराने होंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। और इन लेक्चर को बच्चों अगर आपको पसंद आते हैं तो इन लेक्चर को शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, है ना। अब आपके करीब 15 डेज के बाद, ठीक है ना, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सब बच्चे इस टाइम बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो अपने आपके आपके दोस्त होंगे कोई और स्कूल में, जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपके और किसी स्कूल के फ्रेंड है, उनके साथ शेयर करो बच्चों, या कोई बाहर बच्चे आपके, है ना, रिलेटिव रिलेशन में रहते हो,
बाहर मतलब किसी दूसरी सिटी में रहते हो, उनके साथ शेयर करो, ठीक है। इनसे उनको हेल्प मिलेगी बच्चों, ठीक है बच्चों। और जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए भी थ्योरी यही है, यही न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि उसमें कोई अलग बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। कहते हैं 11 12 की थ्योरी अच्छे से पढ़िए, न्यूमेरिकल करिए। लोग पहले अटेम्प्ट में जेई नीट निकाल देते हैं अगर 11 12 की न्यूमेरिकल थ्योरी अच्छे से जानते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और इनको शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिनको शेयर करते हैं उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो। आपके कोई डाउट हुआ अगर, हमें डाउट्स फॉरवर्ड किया करो बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है या थ्योरी में कहीं डाउट है तो हमें मैसेज किया करो, हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।